नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के दो युवा नेता 30s में मतलब 40 वर्ष भी पूरे नहीं किए, दोनों पिछड़ी जाति से आते हैं, दोनों दक्षिण भारत से आते हैं। एक को पार्टी ने कुर्बान कर दिया, पता नहीं कैसे समझ आ गई, सद्बुद्धि जागी और दूसरे को बचा लिया। गठबंधन की कीमत चुकाकर उससे बचा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए उस राज्य में बहुत अच्छा हुआ। जिन दो राज्यों और जिन दो नेताओं की बात कर रहा हूँ, उसमें से पहले हैं तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार। उनकी प्रजा संग्राम यात्रा जो है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। भारतीय जनता पार्टी में खास तौर से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की कि आंदोलन इस तरह से होना चाहिए, यात्राएं इस तरह से होनी चाहिए। ये ऐसी यात्राओं का प्रभाव होता है। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में, आदर्श के रूप में बांदी संजय कुमार को पेश किया। और कुछ महीने बाद, अभी कुछ महीने पहले की बात है, बांदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। यूथ में उनका बड़ा प्रभाव था। तेलंगाना का जो युवा वर्ग है वो आकर्षित था उनकी ओर। और उसके अलावा बांदी संजय कुमार मुन्नरू कापू जाति से आते हैं, जो तेलंगाना की जो ओबीसी जातियां हैं कुल मिलाकर उनका 52% 52% सबसे प्रभावी जाति है, सबसे असरदार और संख्या की दृष्टि से भी है, उसके नेता है। और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो जिस जाति से आते हैं वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उसकी संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक अवसर था एक पिछड़ा वर्ग के नेता को नेतृत्व सौंपकर उसको उभारने का और पूरे पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ने का। और लेकिन हुआ ये कि जो केसीआर को छोड़कर आए थे, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति को या कांग्रेस से छोड़कर जो नेता आए थे, इटाला राजेंद्र और इस तरह के नेता, उनके दबाव में पार्टी ने बांदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इन लोगों का कहना था कि बांदी संजय कुमार बहुत जूनियर हैं और अपनी तरह से अपने स्टाइल में काम करने के आदी हैं, उनके साथ चलना मुश्किल है। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनके आगे एक तरह से कहिए झुक गया और बांदी संजय कुमार की कुर्बानी दे दी गई। जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जी किशन रेड्डी अच्छे नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन बांदी संजय कुमार का जो प्रभाव था, उस तरह का प्रभाव जी किशन रेड्डी पैदा नहीं कर सकते। पार्टी ने अगस्त के महीने में 119 विधानसभा क्षेत्रों में 119 विधायकों को, यानी प्रदेश के बाहर के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक सर्वे के लिए भेजा, फीडबैक के लिए भेजा कि क्या असर हुआ है। जितने विधायक गए थे, उन्होंने जितने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात की, उन सब ने 2 प्रश्न ज़रूर पूछे और सबसे प्रमुख रूप से 2 ही प्रश्न पूछे कि बांदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया क्यों गया। और दूसरा सवाल, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और चिंता का कारण होना चाहिए कि के कविता केसीआर की बेटी हैं, के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की इकाई जो तेलंगाना की है वो लगातार दावा कर रही थी कि के कविता किसी भी समय गिरफ्तार हो सकती है। एफआईआर में नाम है उनका, उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और ये माना जा रहा था कि किसी भी समय उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, केसीआर और बीजेपी के बीच में किस तरह का समझौता हुआ, किस कीमत पर समझौता हुआ, किसी को मालूम नहीं। लेकिन उसकी कीमत चुकाई बांदी संजय कुमार ने। इस बात से तेलंगाना में जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत नाराज़गी है। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को धकेलकर फिर से तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। बांदी संजय कुमार पिछले कुछ सालों में पार्टी को दूसरे नंबर पर ले आए थे। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने धकेल दिया था तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके बाद जो है, जिस तरह से पार्टी ने फैसले किए, उसके बाद लोगों में भारी निराशा है। ख़ासतौर से भाजपा के अपने जो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ी निराशा है
क्योंकि बांदी संजय कुमार जिस तरह की आक्रामक भाषा बोलते हैं, जिस तरह की आक्रामक राजनीति करते हैं, वही उनको लगता है कि वही केसीआर का मुकाबला कर सकते हैं। केसीआर को वो चुनौती दे रहे थे। माना जा रहा था कि केसीआर को तेलंगाना में अगर कोई चुनौती देने वाला नेता है तो वो बांदी संजय कुमार है। ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। किस लिए कुर्बान किया और किस लिए के कविता को बचाया गया, इसका कोई जवाब पार्टी की ओर से आज तक, कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति में जो बाहर दिखाई देता है उसके अलावा भी अंदर बहुत कुछ होता है। बहुत से ऐसे समझौते होते हैं, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जिनकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते या जिनके बारे में हम आप सोच नहीं सकते। कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई आपका जो प्रभावशाली नेता है, जो आपकी पार्टी को ऊपर लेकर जा रहा है, उसको समर्थन दीजिए, उसको ताकत दीजिए। लेकिन हुआ ये उल्टा कि उसको कमज़ोर कर दिया गया, उसको डिमोरलाइज किया गया। हालांकि जो उनको कहा यह गया कि प्रमोशन दिया गया है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, लेकिन बांदी संजय कुमार की ज़रूरत तेलंगाना को थी, तेलंगाना में थी। और आपको मालूम है कि इसी साल के अंत में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में बांदी संजय कुमार का तेलंगाना के राजनीतिक परिदृश्य से हटना, ये बीजेपी के लिए एक तरह से आत्मघाती साबित होगा और वो अभी दिखाई देने लगा है। कांग्रेस पार्टी एकदम से उभर कर, हालांकि परिवर्तन जो है आना शुरू हो गया था कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पर फिर से दूसरे नंबर पर उभर कर आ गई है परसेप्शन में। और वैसे भी ज़मीन पर बांदी संजय कुमार ने बीजेपी को नंबर 2 पर पहुंचा दिया था और बहुत क्लोज कंटेस्ट की धारणा बनने लगी थी। क्लोज कंटेस्ट होता या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया था केसीआर की पार्टी बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन अब वो लड़ाई तिकोनी हो गई है, जिसमें पहले नंबर पर बीआरएस है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। तो बड़े नेताओं के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो प्रदेश इकाई के लिए आत्मघाती साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यही किया था जब मायावती से समझौता किया था। प्रदेश इकाई के विरोध के बावजूद, कल्याण सिंह के विरोध के बावजूद मायावती से समझौता किया और बीजेपी उत्तर प्रदेश से लगभग साफ हो गई थी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जब बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले बीजेपी एक समय 18% वोट शेयर तक पहुंच गई थी। उसके बाद पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू से समझौता कर लिया और उसके बाद पार्टी आज तक कभी उभर नहीं पाई आंध्र प्रदेश में। तो इससे देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है, जब कोई नेता लोगों का इमेजिनेशन कैच कर ले, लोगों में उसकी लोकप्रियता हो, लोगों में उसकी स्वीकार्यता होने लगे, तो उसको हटाने का मतलब है 100 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी को आप गोली मारकर जो है उसका टायर बस्ट कर दें। बिल्कुल उस तरह का काम है। वही तेलंगाना में बीजेपी ने किया है। अब कम से कम इस चुनाव में जो इस साल होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव में भी उसकी संभावना पहले की तुलना में कम हो गई है। 17 सीटें हैं लोकसभा की, 4 पिछली बार जीती थी बीजेपी। अब जो स्थिति बनी है उसमें अगर वो 4 बरकरार रख पाए तो ये बड़ी बात होगी, वरना बांदी संजय कुमार ने माहौल ऐसा बना दिया था कि लग रहा था कि बीजेपी आधी सीटें जीत सकती है। तो तेलंगाना तो एक तरह से बीजेपी के लिए इस चुनाव की दृष्टि से हाथ से चला गया है। अब आते हैं तमिलनाडु पर, दूसरे नेता की बात कर रहा हूँ, के अन्नामलाई। क्या ज़बरदस्त भीड़ आ रही है उनकी यात्रा में, पदयात्रा पर हैं पूरे तमिलनाडु के। आईपीएस ऑफिसर हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए, अभी लेट 30s में हैं, यंग हैं, आर्टिकुलेट हैं और बिना डरे बिना झुके बोलने की और राजनीति करने की आदत है। पेरियार के खिलाफ तमिलनाडु में बोलना ये बहुत बड़े जोखिम का काम था जो के अन्नामलाई ने किया और उनको उसके बावजूद उनको समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन। जयललिता के खिलाफ बोले वो। उसके अलावा जो है द्रविड़ राजनीति जो है
उससे जो लोग उबे हुए हैं उनके आकर्षण का केंद्र के अन्नामलाई बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसे नेता को उभारने की ज़रूरत थी जो इस छवि को तोड़ सके कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है। के अन्नामलाई पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो जिस जाति से आते हैं वो उसका काफ़ी असर पूर्वी तमिलनाडु में है। और AIADMK के नेता ई पलनीस्वामी जो हैं वो भी उसी जाति से आते हैं, तो इसलिए ये टसल भी दोनों में था। तो AIADMK से समझौता तोड़ने की कीमत पर के अन्नामलाई को पार्टी ने बचाया। ये दूरगामी दृष्टि से देखें तो बहुत समझदारी का कदम है। AIADMK के साथ अगर ये गठबंधन बचाना था बीजेपी को, तो बहुत आसान था कि अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देते। पार्टी तेलंगाना में जो गलती कर चुकी थी उसने तमिलनाडु में उसको दोहराने की गलती नहीं की। तो के अन्नामलाई को नहीं हटाया, गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के और भी कारण थे। बीजेपी 15 सीटें मांग रही थी और चर्चा ये भी अफवाह है, चर्चा है या खबर है, मुझे मालूम नहीं, कि AIADMK कांग्रेस से अलायंस करना चाहती है। DMK कांग्रेस को 5 से ज़्यादा लोकसभा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि AIADMK के साथ अलायंस होगा तो ज़्यादा सीटें मिल सकती, ज़्यादा सीटों पर लड़ सकती है। पिछली बार DMK ने 10 सीटें दी थी कांग्रेस को, जिनमें से 8 पर कांग्रेस जीती थी। तो इसलिए कांग्रेस की महत्वाकांक्षा तमिलनाडु में बढ़ गई है। उसे लगता है कि वो और ज़्यादा सीटें जीत सकती है। तो के अन्नामलाई वेल्लाला गौंडर समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग है। ये बड़ा ही संपन्न समाज है और बड़ा प्रभावी समाज है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वर्ग से, इस समाज से एक नेता का उभरना पूरे तमिलनाडु के परिदृश्य पर ये बहुत अच्छा संकेत है। 2026 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आप मानकर चलिए कि बीजेपी की स्थिति पिछले चुनावों से बहुत बेहतर होगी। अब वो कितनी सीटें जीतेगी, कितनी सीटें नहीं जीतेगी, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन के अन्नामलाई को जिस तरह से उनकी पदयात्रा को मेरी भूमि मेरे लोग, उनकी पदयात्रा का नाम है मेरी भूमि मेरे लोग, जाहिर है कि तमिल में नाम है, उसका ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ। उस यात्रा में हज़ारों, कई जगह लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इससे परेशान कौन है? सबसे ज़्यादा DMK परेशान। एक ऐसी पार्टी जो प्रदेश में हाशिए की पार्टी हो, के अन्नामलाई ने उसको सीधे DMK के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया परसेप्शन में, मीडिया स्पेस में, पब्लिक माइंड के स्पेस में। तो ये इन सब जगहों पर के अन्नामलाई, अब हालत ये हो गई है के अन्नामलाई बोलते हैं और DMK के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन उसका जवाब देते हैं। ऐसा मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, अगर आप तमिलनाडु के न्यूज़ चैनल देखें, वहाँ चर्चा सुने, तो आपको लगेगा कि जैसे DMK और BJP में सीधी लड़ाई है। AIADMK तीसरे नंबर पर है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, लड़ाई DMK और AIADMK के बीच ही है। AIADMK अभी भी बहुत प्रभावशाली है। उसको पिछले चुनाव में 33% वोट मिले थे और 66 सीटें, 66 विधानसभा सीटें वो जीती थी। तो इसलिए वो बहुत कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन तेज़ी से उसकी स्थिति खराब हो रही है। स्थिति खराब DMK की भी हो रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी उस जगह को, खाली जो जगह हो रही है, उसको कितनी तेज़ी से भर पाने की स्थिति में होती है। प्रधानमंत्री उसके लिए अलग से प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए सेंगोल का संसद में लाया जाना, अधिनियम को जिस तरह से उन्होंने सम्मानित किया, उसको देखिए। इसके अलावा काशी में तमिल संगमम कराना और UN से जो है 1000 पुराना उद्धरण जो है तमिल साहित्य से देना, और ये बार बार ये बताने की कोशिश कि भारतीय जनता पार्टी तमिल भाषा और तमिल संस्कृति दोनों का बहुत सम्मान करती है। ये सब कोशिश है दक्षिण के नए द्वार खोलने की। तेलंगाना में द्वार खुलते खुलते मुझे लगता है बंद हो गया। तमिलनाडु में खिड़की खुली है, दरवाज़ा नहीं खुला है अभी। और के अन्नामलाई का हश्र अगर बांदी संजय कुमार जैसा नहीं बनाया गया तो आप मान कर चलिए कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत सुनहरा है,
बहुत निकट भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाला समय तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।